तो टॉपिक हमारा हाइपरबोला है। हाइपरबोला के बारे में ये समझो सबसे पहली चीज कि ये काफी हद तक एलिप्स से मिलता जुलता है। एलिप्स के जैसे इसके इक्वेशन में फॉर्मेट होते हैं, वो सारी चीजें कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। तो अगर तुम्हें एलिप्स बहुत अच्छे से आता है, हाइपरबोला भी बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है। लेकिन अगर हाइपरबोला समझना है तो एलिप्स को पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि जो भी फॉर्मूले हमने याद कर रखे हैं ना एलिप्स में, वर्टेक्स और लैटस रेक्टम और इक्वेशन लिखने का फॉर्मेट, इसेंट्रिसिटी, उनमें बस थोड़ा सा चेंज करना है तो हाइपरबोला बन जाता है। और हाइपरबोला को समझने के लिए सबसे पहले मैं तुम्हें असिम्प्टोट्स क्या होते हैं वो बताऊंगा। बहुत ध्यान से समझोगे। देखो, असिम्प्टोट जो होता है ना, वो एक लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है। असिम्प्टोट जो होता है वो लाइन सेगमेंट होता है, और ये कर्व के लिए डिफाइन होता है। मतलब हर एक कर्व का अपना अपना असिम्प्टोट होता है। ठीक है। तो एसिम्प्टोट क्या करता है और क्या प्रॉपर्टी है, क्योंकि बिना इसको समझे हाइपरबोला थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हाइपरबोला की कुछ चीजें हैं जो हमको बिना इसके समझ में नहीं आएंगी। तो एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं, ये हर एक कर्व के लिए होता है। सारे कर्व का एसिम्प्टोट होता है जरूरी नहीं है। तो एसिम्प्टोट एक्चुअली एक लाइन होती है। ये मान लो लाइन है। ठीक है। मैं तुम्हें एक प्रॉपर वे में करके दिखाता हूँ। देखो, इसकी डेफिनेशन वगैरह हम थोड़ी देर में देखेंगे। एक कर्व लेते हैं y इक्वल टू 1/x। ये कर्व लेते हैं y इक्वल टू 1/x। इसका ग्राफ अगर बनाओगे, देखो ग्राफ कैसा बनेगा। 1/x को देखकर ये बात साफ साफ पता चल रही है कि अगर हमारा x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव है ना। x नेगेटिव है तो y नेगेटिव है। ये बात हमको साफ साफ मालूम चल रही है कि x अगर पॉजिटिव रखते हैं देन y भी पॉजिटिव रहेगा, और अगर हम x को नेगेटिव करते हैं, मतलब यहाँ पे x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे तो y भी नेगेटिव आएगा। जैसे मान लो x को हमने -2 पुट कर लिया, तो 1/-2 रिजल्ट क्या आएगा, -0.5, तो y भी नेगेटिव हो जाएगा। तो y भी नेगेटिव रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि x नेगेटिव रखेंगे तो y पॉजिटिव, या x पॉजिटिव तो y नेगेटिव। तो क्वाड्रेंट में जो प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की पॉजिटिव पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट की नेगेटिव नेगेटिव, तो ये जो कर्व होगा वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं मिल पाएगा। एक और बहुत खास बात इसमें क्या है, x अगर हम इंक्रीज करते हैं तो y कम होता जाएगा। यहां देखो, x अगर हम इंक्रीज करेंगे तो y क्या होगा, डिक्रीज होगा। और अगर x को डिक्रीज करेंगे तो y हमारा इंक्रीज होगा, और इस तरीके से होगा सच दैट देयर प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। ओके। x इंटू वाई क्या रहेगा, कांस्टेंट, हर बार वो 1 रहेगा। जैसे मान लिया हमने x को 1/2 रख लिया तो y को 2 होना पड़ेगा, तभी इनका प्रोडक्ट 1 रहेगा। तो कोई भी नंबर x हो जाए, x मान लो 1/7 हो जाए तो y वहां पे 7 हो जाएगा। इनका प्रोडक्ट हर समय 1 है, ये मैंने माना है, मैंने ग्राफ ही इस तरीके से लिया है। तो इसका जो ग्राफ होगा, पहली चीज फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा हमको, सेकंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं मिलेगा। और x अगर हम बढ़ाते हैं तो y हमारा कम होगा, और x अगर हम कम करते हैं तो y ज्यादा होगा। अब बस यही देख के हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो देखो, x अगर हम बढ़ाते हैं तो y हमारा कम होगा। ये ग्राफ तुम्हें ऐसा मिलेगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा होगा। मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं। देखो, ये जो ग्राफ बनेगा ना y इक्वल टू 1/x का, ये कुछ ऐसा बनेगा, और इधर भी ऐसा ही बनेगा। ये ऊपर नहीं जाएगा, ये कुछ ऐसा समझ लो। देखो, हाथ से थोड़ा मुश्किल है ड्रॉ करना, बट ऐसा तुम्हें ऐसा फील होगा ग्राफ देख के कि जो ब्लैक वाली लाइन है ना, एक्स एक्सिस में मिलने वाली है, मिलने वाली है, ऐसा फील होगा। ऊपर जाके वाई एक्सिस पे मिलने वाली है, ऐसा फील होगा। ये इधर जाने पे नेगेटिव एक्स एक्सिस को टच करने वाली है, तुम्हें ऐसा लगेगा। और इधर नीचे अगर बढ़ाते हैं तो तुम्हें ऐसा लगेगा थोड़ा सा और बढ़ाए होंगे, क्या पता वाई को कट कर ले। ऐसा पॉइंट कभी नहीं आएगा, ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी
कि ये ऊपर जाके y को टच कर ले, आई मीन y को कट कर ले। टच करना कट करना में डिफरेंट समझते हो ना? ये होता है कट करना और ये होता है टच करना। ये y को टच कर रहा है, ये y को कट कर रहा है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखोगे। तो तुम्हें ऐसा लगेगा ग्राफ का नेचर देख के, ब्लैक वाली जो लाइन है वो देख के लगेगा कि इस साइड अगर हम और आगे जाएं कहीं तो ऐसा हो सकता है ये x को मतलब कट कर ले और ऊपर जाके y को कट कर ले, यहां जाके नेगेटिव x को कट कर ले, यहां जाके नेगेटिव y को कट कर ले। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। तो इस कर्व के लिए, इस इक्वेशन के लिए हम ये बोलेंगे कि x एक्सिस और y एक्सिस क्या है, एसिम्प्टोट्स है, एसिम्प्टोट्स है, ठीक है। अब एसिम्प्टोट का मतलब क्या होता है वो समझो। देखो एसिम्प्टोट जो होता है ना, इसको बोलते हैं टेंजेंट एट इंफिनिटी, टेंजेंट एट इंफिनिटी। ये अपने कर्व पे टेंजेंट बन जाता है, कहां पे, इंफिनिटी पे जाके, क्योंकि हम ये अज्यूम करते हैं दो पैरेलल लाइंस इंफिनिटी पे जाके मिल जाती है, ठीक है। ये हम अज्यूम करते हैं दो पैरेलल लाइंस कहां मीट करती है, तो इंफिनिटी पे मीट करती है। मेरे पास इसका एग्जांपल है। आई डोंट नो तुम कितना याद रखे हो अपनी फिजिक्स को, क्लास 10th में अभी पिछले साल ही पढ़े थे। मैं तुमको इसका एग्जांपल देता हूँ, पैरेलल लाइंस को इन्फिनिटी पे क्यों मीट करना हम मानते हैं। तुम याद करो ये सिचुएशन, मिरर का पता है ना, रे डायग्राम बनाए होगे मिरर का, सबने बनाया था अच्छे से कि नहीं बनाया था? अगर याद है तो फिर ये एग्जांपल का मतलब होगा, अदरवाइज मैं बस बनाऊंगा, तुम्हारे समझ कुछ भी नहीं आएगा। ये भूल तो नहीं गए हो? इसको फोकस बोलते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो याद करो, फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है, कोई बता सकता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, वेरी गुड, इन्फिनिटी। कभी सोचने की कोशिश किया इन्फिनिटी पे क्यों बनती है, कैसे बनती है? यहां से जब रे बनाते हो, देखो इमेज वहीं पे बनती है जहां पे दो इंटरसेक्टिंग रेज मीट करती है। तो पहली रे अगर यहां से ड्रॉ ड्रॉ करोगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये फोकस से पास करेगी। और दूसरी रे या तो तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर से बना लो, तो उसी रास्ते से लौट आती है। क्यों लौट आती है उसका भी रीजन मैथ्स के पास है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो सेंटर होता है इस मिरर का, तो सेंटर से अगर हम इस पे एक लाइन ड्रॉ करें तो ये रेडियस है। अब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उस पे तो ये परपेंडिकुलर है, ये वाला लाइन जो है वो मिरर के इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। तो टॉर्च अगर तुम ग्लास रख लो जमीन पे, टॉर्च बिल्कुल वर्टिकल डालो, तो इंसिडेंट रे भी उसी रास्ते और रिफ्लेक्टिंग रे भी उसी रास्ते वापस हो जाती है। तो ये 90 होता है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये ब्लैक वाली जो लाइन है ना, ये वाली, वो 90 एंगल सबटेंड करती है, तो वो उसी रास्ते वापस हो जाती है। तो ये ऐसे पीछे हो जाती है। ये दोनों रेस क्या होती हैं, पैरेलल होती है। तो तुमने बोला था ना इमेज बनता है पैरेलल इंफिनिटी पे, मतलब तुम ये कहीं ना कहीं मान रहे हो कि दो पैरेलल लाइन इंफिनिटी पे जाके मिलेगी कहीं, अदरवाइज ये इमेज तो पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हम ये अज्यूम करते हैं दो पैरेलल लाइंस कहाँ मिलती है, इंफिनिटी पे। तो अभी मैं ये बोलता हूं एसिम्प्टोट जो होता है वो अपने कर्व पे इंफिनिटी पे टेंजेंट होता है, टेंजेंट एट इंफिनिटी, ओके। तो अब टेंजेंट अगर है मतलब, जैसे मैं बोलूं इन ग्राफ के लिए, इस इक्वेशन के लिए x एंड y एक्सेस एक्सेस आर एसिम्प्टोट्स, x और y एक्सेस क्या है इस ग्राफ के लिए, एसिम्प्टोट्स है। तो कहने का मतलब ये जो ग्राफ है आगे जाके इंफिनिटी पे जाके, तो इंफिनिटी कोई मामूली पॉइंट नहीं है, तुम जितना बड़ा नंबर सोच लो वो इंफिनिटी के आगे कुछ नहीं है। तो वो सिचुएशन है, वो सिचुएशन पे क्या होगा, ये वाला जो ग्राफ है ब्लैक वाला, उसको वाई एक्सिस ऐसा बस टच करके निकल जाएगा और टच करके आगे नहीं जा पाएगा, बस वहीं तक उसकी लिमिट होगी वाई एक्सिस की, क्योंकि वाई एक्सिस इंफिनिटी के बाद खत्म है। हालांकि इंफिनिटी पहुंचा ही नहीं पाएंगे हम वाई एक्सिस को, लेकिन इंफिनिटी के बाद आगे कुछ नहीं है, अंधेरा अंधेरा। तो इसके बाद क्या होगा, वहीं पे जाके ग्राफ टच करेगा और ये एसिम्प्टोट भी खत्म हो जाएगा और वाई एक्सिस भी खत्म हो जाएगी। तो ये बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। एसिम्प्टोट का मतलब ये होता है टेंजेंट एट इंफिनिटी।
तो ये y एक्सिस जाके इस ग्राफ को टच करेगी कहां पे, इन्फिनिटी पे, और उसके बाद दोनों खत्म हो जाएंगे, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। तो एसिम्प्टोट का ये मतलब होता है कि वो अपने ग्राफ को टच नहीं करता है, इन्फिनिटी पे जाके टेंजेंट हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। इसको नोट करो जल्दी से। अब तुम ये कहोगे हाइपरबोला में मैंने इतना ये मतलब डीप नॉलेज तुम्हें क्यों दे दिया, बहुत काम की चीज है, हाइपरबोला नहीं समझ पाओगे इसके बिना। इसको ना लिमिट की लैंग्वेज में भी लिखते हैं, बट तुम्हें अभी समझ नहीं आएगा, फिर भी मैं लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड एक डेफिनेशन होती है एसिम्प्टोट की, मैं लिमिट इसके बाद पढ़ाऊंगा, तो मुझे अगर याद दिला दोगे तो मैं वहां पे भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा एसिम्प्टोट लिमिट के चक्कर में कैसे लिखते हैं। देखो यहाँ पे मान लिया हमने, लेट अस अज्यूम x एंड y एक्सिस आर एसिम्प्टोट, देन एक चीज होगी, एट x इक्वल टू a, ये मान लिया x इक्वल टू a, x एक्सिस विल बी अ टेंजेंट। ठीक है, तो लिमिट की लैंग्वेज में लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू fx की वैल्यू इंफिनिटी, x टेंडिंग टू a। ये लिमिट की लैंग्वेज में एसिम्प्टोट को ऐसे लिखते हैं। ये तुम्हें अभी कुछ भी समझ नहीं आएगा, इसमें दो लिमिट होती है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट। किसी के स्कूल में लिमिट हुआ है अभी? किसी के स्कूल में लिमिट पढ़ा दिया हो? नहीं सर। हम्म, इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, और ये हमारी राइट हैंड लिमिट है। तो ये अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा, बस नोट कर लो इसको, और मुझे ना एक बार लिमिट जब लास्ट क्लास होगी तो मुझे याद दिला देना, इस वाली चीज को मैं बहुत अच्छे से दिमाग में घुसा दूंगा। तो ये एसिम्प्टोट का मतलब होता है, इतना लिखो, हम फिर हाइपरबोला करते हैं। ये सिचुएशन y एक्सिस के टेंजेंट की है, एट x इक्वल टू a y एक्सिस विल बी अ टेंजेंट, तो ये सिचुएशन होगा। इतना हो गया कॉपी? सर 1 मिनट रुक जाओ। यस सर डन। ओके, ठीक है, चलो हाइपरबोला टॉपिक है हमारा। देखो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, अभी कोई लिखेगा नहीं, अगले 15 से 20 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरबोला डेफिनेशन, तो ये कोनिक सेक्शन का लास्ट पार्ट है। ठीक है, कोनिक सेक्शन का लास्ट ग्राफ है ये। हाइपरबोला is a set of all points in a plane. Hyperbola is a set of all points in a plane whose differences whose difference of distances whose difference of distances from two fixed point is always constant. अगर तुम्हें याद हो एलिप्स का डिफिनेशन अगर याद हो एलिप्स का, तो यहां पे हमने बस डिफरेंस की जगह पे क्या लिखा था, सम लिखा था, याद है? पूरा सेम था, यहां पे एलिप्स लिख दिया था बस। तो एलिप्स और हाइपरबोला साफ साफ सुन लो, इन दोनों में बस बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। तो जितने भी फॉर्मूले हम पढ़े हैं ना अभी एलिप्स के लिए, उन्हीं में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हाइपरबोला भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो वैसे तो मुझे दोनों चीजें साथ साथ करानी चाहिए, बट एनसीईआरटी में अलग अलग एक्सरसाइज है, इसलिए अलग अलग ही पढ़ते हैं।
ठीक है, लेकिन ये दोनों एक जैसे ही हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं है, बहुत सारी चीजें इनमें कॉमन है। तो एलिप्स में हमने क्या लिखा था, जैसे एलिप्स की बात करें तो दो फिक्स्ड पॉइंट है, इनको फोकाई बोलते थे, F1 F2। एक पॉइंट जो मूव कर सकता है, ये पॉइंट P मान लिया मूव कर सकता है, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस F1 से और F2 से, इन दोनों डिस्टेंस का जो सम है PF1 प्लस PF2, ये क्या होगा, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये जो पाथ ट्रेस करेगा, ये पॉइंट कहां कहां जा सकता है इस कंडीशन को फुलफिल करता हुआ, तो ये जो पाथ ट्रेस करता था उसी को हम एलिप्स बोलते थे। ये एलिप्स हो गया। अब इस बार क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालो इन दो फिक्स्ड पॉइंट से, और उनका डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, ये पॉइंट P है। F1 F2 दो फोकाई होंगे इस बार भी। अब उन दोनों पॉइंट से इस पॉइंट का, मूविंग पॉइंट का डिस्टेंस निकालोगे, और उन डिस्टेंस का डिफरेंस जो होगा वो कांस्टेंट होना चाहिए इस बार। तो देखो कैसे इसको हम बनाएंगे, ये ग्राफ में रखता हूं अभी क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉमन है। ये दो हमारे फिक्स्ड पॉइंट हैं, इसको मान लिया F1, इसको मान लिया F2, किसी को भी F1 किसी को भी F2 ले सकते हैं। एक पॉइंट ले लिया ऐसा। अब ये पॉइंट तो बहुत ही ऑब्वियस है कि कौन सा डिस्टेंस बड़ा होगा। जैसे मान लो P एक डिस्टेंस, हमने P एक पॉइंट ले लिया, तो P से F2 जो होगा वो दूर है, P से F2 दूर है, तो इस केस में ये होना चाहिए PF2 माइनस PF1। ये तुम ध्यान रखोगे कौन सा पॉइंट दूर है तो किसका डिस्टेंस बड़ा होगा, ये कुछ ना कुछ आएगा, 5 8 9 3 माइनस में नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा कुछ ना कुछ। एक और पॉइंट ले लिया, ये मान लिया इधर से ले लिया, ये पॉइंट Q ले लिया। इस पॉइंट का डिस्टेंस फिगर गंदा हो जाएगा, लेकिन बात वही है, इस पॉइंट का डिस्टेंस भी F2 से बड़ा होगा। अच्छा, एक पॉइंट इधर भी तो हो सकता है, इधर का कोई पॉइंट ले लो तो इसका डिस्टेंस F1 से बड़ा हो जाएगा और F2 से छोटा हो जाएगा। तो ये मान लिया R है, तो RF1 माइनस RF2, ये सारे डिस्टेंसेस क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो ग्राफ जो बनेगा फाइनली वो कुछ ऐसा बनेगा, एक इधर से और एक बनेगा इधर से। ये हमारा हाइपरबोला है, ये दोनों मिला के हाइपरबोला है। ठीक है, हाफ पार्ट ये है, हाफ पार्ट ये है। तो मैं तुमको इसका फाइनल ग्राफ बना के दिखाता हूँ, फिर उसमें इंपॉर्टेंट फीचर्स और क्या क्या चीज कॉमन है एलिप्स के साथ वो देख लेंगे। ये हाइपरबोला है। ओके, इसके फोकाई ये रहे F1 और ये F2। F1 F2 से एक लाइन बनाते हैं जिसको हम हाइपरबोला की एक्सिस बोलते हैं। कौन सी एक्सिस है उसका नाम थोड़ी देर में बताऊंगा। और इधर साइड में एक इलिप्स भी बनाते हैं, फिर दोनों में सिमिलैरिटी, दोनों में डिफरेंस भी हमें क्लियर कट पता चल जाएगा। एक बनाते हैं इलिप्स, ये देखो एक अच्छा सा इलिप्स। इलिप्स में क्या क्या एक्सिस होती है, एक होती है मेजर एक्सिस और दूसरी होती है माइनर एक्सिस। इसमें भी दो एक्सिस होते हैं, इसमें भी दो एक्सिस होते हैं। देखो ये हमारी वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, इसमें भी सेम। तो एलिप्स में इस वाले का नाम होता है मेजर एक्सिस और इस वाले का नाम होता है माइनर एक्सिस। हाइपरबोला के केसेस में, हाइपरबोला के केस में इस वाले एक्सिस को बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, और इसका नाम है कॉन्जुगेट एक्सिस, इसका नाम है कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, ये फोकाई थोड़ा दूर हो गया था, इस पॉइंट को मान लेते हैं ये फोकाई है F1 और ये है F2।
ये हमारे फोकाई है, F1 F2 हमारे फोकाई है। इसमें भी F1 F2 फोकाई, ये मान लिया F2 F1 F2 किधर भी ले सकते हो, तो ये कंफ्यूजन माइंड में ना रहे कि F1 राइट साइड क्यों नहीं लिया, इसमें लेफ्ट साइड क्यों ले लिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जंक्शन है, वो कैसे भी कर सकते हो। हाँ, दो होते हैं, तो F1 F2 इसके फोकाई होंगे। आगे देखो, मैं दोनों चीजें साथ साथ दिखा रहा हूं ताकि डिफरेंस कहाँ पे आए वो तुम्हें पकड़ में आ जाए। ये जो एलिप्स है, एलिप्स का जो मेजर एक्सिस है उस पे फोकाई होते हैं, ओके। और हाइपरबोला के केस में जो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है उस पे फोकाई होते हैं। ये हाइपरबोला है, ये हमारे एलिप्स है। देखो, ये जो मेजर एक्सिस है, जो मेजर एक्सिस है वो एलिप्स को जहां जहां टच करती है वो हमारे वर्टिसेस होते हैं। ये पॉइंट V2 और ये पॉइंट B1। क्या मतलब चला, मेजर एक्सिस अपने एलिप्स को जहां जहां कट करती है, मेजर एक्सिस सिर्फ दो ही जगह पे कट करती है, एक V1 पे एक V2 पे। तो मेजर एक्सिस एलिप्स को जहां कट करती है वो उसके वर्टिसेस होते हैं। अब ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला को जहां जहां कट करती है वो इसके वर्टिसेस होते हैं। ये V1, ये है V2। V1 V2 का वही मतलब है, वर्टिसेस। नेक्स्ट, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस जहां पे मीट करती है वो एलिप्स का क्या होता है, बताओ गीतन। ओ को क्या बोलते हैं एलिप्स के केस में, एनीबडी? तो ये पॉइंट हमारा सेंटर है। इसमें भी ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस जहां मीट करती है वो होता है सेंटर। कोइंसिडेंटली इसका सेंटर ओरिजिन है और वही हमारे सिलेबस में है। अदरवाइज सेंटर को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। जब आगे जाओगे जेई वगैरह की तैयारी करोगे तो तुमको हर टाइप की एलिप्स पढ़नी है, इंक्लाइंड एलिप्स भी पढ़नी है। अभी तो हम सिर्फ दो ही एलिप्स पढ़ चुके हैं, हमारे सिलेबस में वही है। और थोड़ा सा कोर्स ऐसा है कि मैंने तुम्हें बाकी सारे कराए भी नहीं है। एलिप्स यही दो टाइप की एलिप्स नहीं होती है, हाइपरबोला भी सिर्फ दो टाइप का नहीं होता है, ठीक है। तो एलिप्स का और हाइपरबोला का जो सेंटर है उसको जनरली सी से डिनोट करते हैं, बट यहाँ चूंकि वो ओरिजिन है तो ओरिजिन को तो हम क्लास 8 से ओ लिख के आ रहे हैं, तो इसीलिए ओ लिख देते हैं अभी। ये सेंटर है। तो सेंटर कैसे मिलता है, जिस तरीके से एलिप्स का सेंटर मिलता है, कैसे मिलता है वैसे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जहां मीट करती है वो होता है सेंटर ऑफ एलिप्स। हाइपरबोला के केस में जहां ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस मीट करती है वो होता है सेंटर ऑफ हाइपरबोला। ये सारी बातें समझ गए, फोकस, वर्टिसेस और सेंटर। इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को तो पूछ लो। अब मैं इसके फीचर्स लिखना शुरू करता हूं। चलो आगे फिर देखो, एलिप्स में अब थोड़ा सा डिस्टेंस वाइज बात कर लें, कौन सा डिस्टेंस क्या होता है। देखो, सबसे पहली चीज, यहां से लेकर यहां तक हम स्मॉल c से डिनोट करते हैं, है ना। ये डिस्टेंस होता है b, स्मॉल b, और ये डिस्टेंस होता है स्मॉल a। ओके, a क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिप्स। डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस या तो राइट साइड से ले लो या लेफ्ट साइड से ले लो, तो हर डेफिनेशन हर चीज सिमिलर है, यही तुमको इसमें भी अप्लाई करना है। तो वर्टिसेस क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ, मतलब ए क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ वर्टिसेस और वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिप्स। यहां भी सेम, वर्टेक्स क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ, सॉरी ए क्या होता है, तो डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम सेंटर ऑफ हाइपरबोला। तो ये हो गया ए। फोकाई क्या होते हैं, सी होता है ना, यहां से देखो F2 की बात करें अगर एलिप्स में, तो C क्या होता है, स्मॉल c होता है डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिप्स। यहां भी F2 क्या होगा, सॉरी C क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ फोकस
फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिप्स, ये भी सी होगा और इधर से भी सी होगा, F1 भी सी अवे है। बी की बात थोड़ी सी इसमें क्रिटिकल है। बी बताने के लिए, बी क्या होता है वो बताने के लिए हमको एसिम्प्टोट बनाने पड़ेंगे। तो देखो, इस ग्राफ का हम एसिम्प्टोट बनाते हैं। तो इस हाइपरबोला के लिए जो एसिम्प्टोट होता है ना, वो ये वाली लाइन होती है। मैं शायद बना पाऊं या ना बना पाऊं, लाइन थोड़ी टेढ़ी है, बहुत सारे फीचर्स के साथ बनाना है इसको। तो ये एसिम्प्टोट है, ठीक है, ये एसिम्प्टोट है इस तरीके से। एक एसिम्प्टोट इधर से भी बनेगा। तो ये देखो, अब ये पता नहीं ओरिजिन से पास करेगा नहीं करेगा, और नीचे वाले को भी एसिम्प्टोट बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलो हो गया। तो ये एसिम्प्टोट है। ये जो ब्लू लाइंस देख रहे हो ना, ये एसिम्प्टोट्स हैं। इसके बिना बी को समझ पाना इम्पॉसिबल है। बी क्या होता है, वैसे मैं दिखा दूं कि यहां तक की लेंथ बी है, ये लेंथ बी है, बट ये वाई पे कहां जाके बी है, कितना दूर जाके। अगर इक्वेशन मिल जाए तो हम बता देंगे कितना दूर है बी और कितना नीचे है बी, बट उसका मतलब मीनिंग क्या होता है वो समझने के लिए हमको एसिम्प्टोट बनाना जरूरी है। अब देखो, इसमें तो बी समझ गया ना, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस जो भी है। यहाँ पे देखो, इसमें बी क्या होता है वो समझो। तुम्हें वर्टेक्स पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे V2 पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, एक्स पे परपेंडिकुलर V2 पे। ये लाइन बना लिया, ठीक है। अब ये वाली लाइन असिम्प्टोट को जहां कट करती है, असिम्प्टोट को जहां कट करती है वहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ करो एक्स के। ये मतलब वाई पे परपेंडिकुलर। तो ये जहां कट करेगा ना, ये डिस्टेंस है बी, ठीक है। नीचे से भी वैसे ही होगा, V1 पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, एसिम्प्टोट को जहां कट करेगी वहां से एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस तरीके से। तो नीचे वाला डिस्टेंस भी b हो गया। ये b ऊपर भी होता है नीचे भी होता है, जैसे यहाँ पे ये b है तो नीचे वाला भी b होता है, इधर भी a होता है। तो ये हमारा b होता है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है वो b होता है। अब इधर देखो, मैं बोलूं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, वो कितना होता है 2a। तो यहां भी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस वो होता है 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एलिप्स के केस में 2b होता है, इसमें कॉन्जुगेट एक्सिस ये होता है 2b। तो कॉन्जुगेट एक्सिस हमारी इस फिगर में y है, और ट्रांसवर्स एक्सिस हाइपरबोला के केस में x एक्सिस है। इसमें माइनर एक्सिस हमारी x एक्सिस है और मेजर एक्सिस, सॉरी उल्टा बोल गया, मेजर एक्सिस x एक्सिस है और माइनर एक्सिस y एक्सिस है। अब कुछ कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं। देखो यहां पे याद करो, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या लिखते हो, a,0, ये v1 या v2 मान लो, और v1 क्या लिखते हो -a,0। इधर v1 है इधर v2 मैंने ले लिया है, तुम v1 को राइट साइड भी ले सकते हो, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इधर भी हमारा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, v1 होगा -a,0 एंड v2 होगा a,0। सिमिलैरिटी देखते रहना बस। वर्टेक्स हो गया। फोकाई, f2 का कोऑर्डिनेट होता है c,0 और f1 का कोऑर्डिनेट होता है -c,0। इधर भी सेम रहेगा, f2 का कोऑर्डिनेट c,0, f1 का कोऑर्डिनेट -c,0। ए बी सी में रिलेशन देखो, इधर क्या होता है, इधर का रिलेशन होता है a² = b² + c², और इधर का रिलेशन होता है c² = a² + b²। थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने शुरू हो गए, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने शुरू हो गए।
तो इस फिगर में जो इसेंट्रिसिटी होती है वो C अपॉन ए होती है, इसमें भी इसेंट्रिसिटी C अपॉन ए होती है। C को आगे हम लिख सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करके, इधर लिखते हैं इसेंट्रिसिटी C बाई ए, और C की जगह पे ये वाला फॉर्मूला यूज करो। इस वाले फॉर्मूले से C की जगह पे क्या लिख सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका अंडर रूट अपॉन में ए। इस वाले में देखो C की जगह यहां से क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। अच्छा यहां देखो इसमें क्या होता है ना, फिगर देख के साफ साफ लग रहा है कि ए जो है वो C से बड़ा ही है, तो एलिप्स की इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है। रीजन क्या है, C लेस देन ए होता है। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी मोर देन 1 होती है, ये हमने स्टार्ट में भी एक बार डिस्कस किया था। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फिगर देखो ना साफ साफ, यहां से लेकर यहां तक फोकाई का डिस्टेंस और सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस तो छोटा ही है, फोकाई का डिस्टेंस बड़ा है, C बड़ा है। तो अगर हम C बाई ए लिख रहे हैं वो तो ऑब्वियस 1 से बड़ा आएगा, तो C इसमें A से बड़ा होता है। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम तो बता सकते हो। है किसी को दिक्कत? No, sir. नो सर। ठीक है, तो ये जितना भी बोर्ड पे है सब बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में कॉपी कर लो, इसी तरीके से साइड बाय साइड लिखते जाना, इस साइड एलिप्स का, इस साइड हाइपरबोला का। और जितने भी फीचर्स मैंने बनाए हैं ए बी वी वन वी ए सी, ये सब लिखो अच्छे से, कुछ भी छूट ना जाए। देखो ये जो एलिप्स है वो दो टाइप्स का होता है, तुम्हें पता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स, दूसरा होता है वर्टिकल एलिप्स। तो ये भी दो टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला और दूसरा होता है वर्टिकल हाइपरबोला। ठीक है, तो अब वो सब सीखते हैं और दोनों को ट्रेस करते हैं। तो ये पूरा मैं हटाता हूँ, एक डिफरेंस टेबल बनाएंगे। इसमें लेफ्ट साइड रखेंगे वर्टिकल को, हॉरिजॉन्टल को लेफ्ट साइड रखेंगे, और इस साइड रखेंगे वर्टिकल हाइपरबोला। देखो अभी के लिए ये समझ के रखना कि हमारे सिलेबस में वही हाइपरबोला है, जैसे एलिप्स था वही हाइपरबोला हमारे सिलेबस में है, जिसमें ओरिजिन सेंटर पे हो और फोकाई एक्स पे हो या वाई पे हो। ठीक है, ओरिजिन क्या होता है, ओरिजिन सेंटर पे होना चाहिए, और जो फोकाई है वो या तो एक्स एक्सिस पे हो या वाई एक्सिस पे हो। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला, जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस होती है, उसको क्या बोलते हैं, यहां लिख देता हूं, ट्रांसवर्स एक्सिस along the x axis। और एक होता है वर्टिकल हाइपरबोला, इसमें हमारी जो ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस along y एक्सिस। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है बनाना, सही से बन जाए ऐसा, और इधर से ऐसा नहीं, वर्टेक्स बिल्कुल सही जगह पे होना चाहिए, ऐसा थोड़ा ज्यादा नीचे हो गया, कुछ ऐसा। ठीक है, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। उनको कॉपी टेढ़ी करके बना सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो, ये हो गया V1, ये हो गया V2। अब इनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे दोनों ही फिगर में, ये V1 ये V2, और जो जरूरत की चीजें हैं वही बनाएंगे, ए बी सी लिखने की जरूरत नहीं है, वो हम मेन फिगर में लिख चुके हैं। पहला वर्टेक्स V1 होता है a,0 एंड V2 होता है -a,0। ये हम थोड़ी देर पहले लिख भी चुके हैं। इसका वर्टेक्स होता है V1 0, a, क्योंकि y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0, एंड V2 होता है 0, -a। इसमें हमारा फोकाई होता है
क्या होता है C कॉमा 0, नहीं फोकाई, हाँ C कॉमा 0, और इसमें F2 होता है -C कॉमा 0। इसका फोकाई भी सेम, F1 होता है 0 कॉमा C एंड F2 होता है 0 कॉमा -C। मेजर एक्सिस नहीं, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ, ट्रांसवर्स एक्सिस इसकी लेंथ है, ठीक है ना। ट्रांसवर्स एक्सिस का इक्वेशन मत समझना, लेंथ है 2a, और कॉन्जुगेट एक्सिस इसका लेंथ है 2b। यहां पे भी सेम रहता है। ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ 2a और कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ 2b। लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम 2b² a, इसका लैटस रेक्टम की लेंथ 2b² a। लैटस रेक्टम ये वाली लाइन है, नीचे भी होती है, इधर ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, दो होती है लैटस रेक्टम, क्योंकि दो फोकस होते हैं इसलिए। लैटस रेक्टम ट्रांसवर्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस में y है। और क्या क्या चीजें होती हैं, इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट, तो इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी को लास्ट में लिख रहे हैं, देखो कोई बात नहीं। इक्वेशन, तुम लोग क्या करना, इक्वेशन सबसे पहला नंबर देके लिखना, ठीक है। इसका इक्वेशन होता है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, और इसका इक्वेशन होता है y² अपॉन a² माइनस x² अपॉन b² इक्वल टू 1। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस देख के तो लग ही गया, यहाँ पे x² अपॉन a² है, यहाँ पे y² अपॉन a² है। अब कैसे पता लगाएंगे कि कब हमको ऐसा बनाना है, कब हमको ऐसा बनाना है। तो एलिप्स के केस में याद रखो, एलिप्स के केस में क्या होता था, एलिप्स में जब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स थी तो इसका इक्वेशन इस तरीके से होता था, x² अपॉन 25 y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। तो हम क्या बोलते थे, जब a बड़ा है b से, यहाँ देखो a तो 5 है और b 4 है, a अगर b से बड़ा है तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होती थी। और अगर इसी को ऐसे लिख दिया x² प्लस 9 y² अपॉन 144 इक्वल टू 1, तो इसमें क्या है, a छोटा है b से, मतलब ये वाला हम a बोल देते थे, a तो b हर समय, a से b तो हर समय छोटा होगा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा तुम्हें और अच्छे से बताऊं, इस वाले में हॉरिजॉन्टल एलिप्स में a हमारा 5 था और b हमारा 4 था, इस वाले में a हमारा 12 है और b 3 है, क्योंकि हमने एलिप्स में तो ये याद किया है ना कि a हमेशा b से बड़ा रहेगा। अब हम ये देखते हैं कि किसके नीचे का नंबर बड़ा है, अगर x के नीचे का नंबर बड़ा है तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, और अगर y के नीचे का नंबर बड़ा है तो ये वर्टिकल एलिप्स है। यही हमने पढ़ा था, है ना। x के नीचे का नंबर अगर बड़ा है तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, और अगर y के नीचे का नंबर बड़ा है तो ये वर्टिकल एलिप्स है। ये हमारा एलिप्स का चक्कर था। इसमें क्या है देखो, इसमें हम ये देखेंगे कि x और y या x² और y² किसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। यहाँ पे इस वाले में क्या है, x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, 1/a² पॉजिटिव है, यहाँ पे y² का कोएफिशिएंट -1 अपॉन b² है। तो अगर x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है, और अगर y² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये वर्टिकल एलिप्स है। ऐसे याद रखोगे, मैं इसको लिख देता हूं, इसको ना लिख देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर लिखते हैं। 6th पॉइंट, इफ coefficient of x² is positive, it is
हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला। इधर का 6th पॉइंट, इफ coefficient of y square is positive, then it is vertical hyperbola। वर्टिकल हाइपरबोला। एलिप्स में क्या हमने अज्यूम किया था, ए हमेशा बी से बड़ा रहेगा। एलिप्स में जो भी नंबर बड़ा हुआ उसको ए मान लेते थे। अगर एक्स के नीचे बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल एलिप्स, वाई के नीचे बड़ा है तो वर्टिकल एलिप्स। यहां पे ये नहीं है, यहाँ पे एक्स के नीचे भी बड़ा हो सकता है और वाई के नीचे भी बड़ा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे बड़े नंबर से हमने डिसाइड करेंगे कि वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है। किसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है उससे डिसाइड करेंगे कि वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है। जैसे मैं इस वाले का एग्जांपल तुमको अगर बताऊं, एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 25, ऐसा भी हो तो भी तुमको क्या बनाना है, हॉरिजॉन्टल हाइपरबोला बनाना है। वाई स्क्वायर के नीचे का नंबर भले ही बड़ा हो, इस फिगर में ए हमारा 3 है, बी हमारा 5 है, कोई बात नहीं, वो पैरामीटर है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, एक और दिखाता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 144 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। इसमें भी एक्स स्क्वायर के नीचे का नंबर बड़ा है, तो एक्स के नीचे का नंबर बड़ा है, ये फिर से हॉरिजॉन्टल है, हाइपरबोला है। ये ए बड़ा है, बी बड़ा है, वो सब चक्कर में जाना ही नहीं है, वो किसके लिए है, एलिप्स के लिए है। हाँ, अगर हम, सुनो ध्यान से, अगर हम यहां पे प्लस कर दें, सुनो ध्यान से, अगर हम यहां पे प्लस कर दें तो ये बन जाएगी वर्टिकल एलिप्स, क्योंकि वाई के नीचे नंबर बड़ा हो गया। और अगर यहां प्लस कर दें तो ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स बन जाएगी। दोनों चेंज हो जाएंगे, ये वर्टिकल हो जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। लेकिन हाइपरबोला के केस में, जो जनरली दोनों में माइनस होता है, तो अगर ये माइनस है तो बड़े छोटे से डिसाइड नहीं होगा कि ये वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है। यहाँ पे जिसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है वो बताएगा। तो अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो हॉरिजॉन्टल है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। इसमें देखो क्या होगा, इसमें वाई स्क्वायर के नीचे का नंबर पॉजिटिव रखना है, तो वाई स्क्वायर बाई 25 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, ऐसा अगर है तो ये वर्टिकल हाइपरबोला है। अच्छा, वाई स्क्वायर के नीचे का नंबर छोटा कर ले, मान लिया हमने वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 25, ऐसा लिख दिया, इक्वल टू 1, तो भी ये वर्टिकल हाइपरबोला है। इसका ध्यान रखोगे, ठीक है। ये भी बना लो जल्दी से, डिफरेंस टेबल में नीचे और जगह रखना, अभी और भी लिखना है, थोड़ा जल्दी करो। तो यहां तक कॉपी कर लो, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगली क्लास पे इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक लिखते लिखते बस मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ। देखो हमारे सिलेबस में कौन सा हाइपरबोला है वो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है। लिखते लिखते सुन लो और ये लिख भी लेना कॉपी करते करते। इस बात का ध्यान अच्छे से रखना, ठीक है। यहाँ मैं जो लिखता हूँ उसका ध्यान रखना अच्छे से। देखो सिलेबस में क्या क्या है, कौन सा हाइपरबोला सिलेबस में है, ओनली हाइपरबोला having center at origin and transverse and conjugate axis along x and y। या तो ऐसे बोल दो या फिर बोल दो फोकाई आइदर ऑन x और y। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कैन एक्ट एज ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ हाइपरबोला। कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइंस, एनी टू mutually perpendicular lines can act as transverse and conjugate axis for hyperbola।
जैसे एलिप्स में होता है, कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइंस ले लो तो वो हमारे हाइपरबोला, वो एलिप्स का मेजर और माइनर एक्सिस हो सकता है। उसी तरीके से हाइपरबोला में भी, जैसे मान लो ये दो परपेंडिकुलर लाइंस है तो ये हाइपरबोला बना सकता है। एक हाइपरबोला ऐसे, एक हाइपरबोला ऐसे, मतलब हाइपरबोला एक हो गया ये। दूसरा ऐसे भी बना सकते हो। कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ले लो, वो हाइपरबोला बना देगा। तो ये नोट कर लो। आज हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। अगली क्लास पे इसकी थोड़े से और कॉन्सेप्ट बाकी हैं, वो करेंगे, फिर एक्सरसाइज में चलेंगे। अगली क्लास हमारी हाइपरबोला खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लिमिट वगैरह कुछ स्टार्ट कर लेंगे। कॉपी करके जा सकते हो।